हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडलाइन है कि 7 अलग सरकारी कंपनियों में बटेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और बढ़ेगी जवाबदेही। इसमें कंपनियों का विस्तार किया जाएगा, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। अभी तक एक बोर्ड होता था, अब उसे कई बोर्ड में बनाने की इसमें सिफारिश की गई है। आगे इस न्यूज़ में क्या है इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है। भारतीय आयुध निर्माणियां भारत की एक औद्योगिक संरचना है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह 39 निर्माणियों यानी कि 39 फैक्ट्री, 9 प्रशिक्षण संस्थान, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्र यानी कि मार्केटिंग और 4 क्षेत्रीय संरचना नियंत्रण यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकी शाखाएं हैं, 4 क्षेत्रीय शाखाएं हैं जो मैनेजमेंट पर ध्यान देती हैं। तो जो इसमें एक पॉइंट ये है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला आयुध कारखाना कहाँ खोला गया था। तो 1775 1775 के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया था। यहीं से भारत में सेना आयुध की शुरुआत हुई थी। 1787 1787 में गन पाउट बोला गया था। गन पाउट फैक्ट्री की स्थापना ईशापुर में हुई थी और 1791 में उत्पादन शुरू हुआ था। यानी कि जो स्थापना हुई थी वो 1787 में हुई थी और उत्पादन जो है वो 1791 में शुरू हुआ था। देश भर में फिलहाल में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं और इसमें चेयरमैन है एसके, वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो है एसके चौरसिया और जो 1 दिसंबर 2017 से चेयरमैन है। अब देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या है, क्योंकि हमने जान लिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधार के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पेशेवर मैनेजमेंट के साथ अलग अलग 7 सरकारी कंपनियों में बांटने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस बड़े कदम से रक्षा उत्पादन अधिक स्वायत्तता मिलेगी, जिससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार होगा और जवाबदेही बढ़ेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो उत्पादकता बढ़ाने और इसे लाभकारी बनाने के मकसद से इन सुधारों को मूर्त रूप दिया गया है, ताकि इसकी विशेषज्ञता में इजाफा हो सके और यह ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बने। ओएफसी की 7 अलग अलग कंपनियों के अधीन 41 फैक्ट्रियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें आयुध और विस्फोटक समूह मुख्य रूप से गोला बारूद और रिवॉल्वर आदि के उत्पादन में लगे होंगे। इसका मकसद आयात पर निर्भरता कम करने के साथ निर्यात की संभावनाओं को और भी देखना होगा। वाहन समूह मुख्य रूप से रक्षा आवाजाही और लड़ाकू वाहन जैसे टैंक, ट्रॉल्स, बारूदी सुरंगरोधी वाहन आदि के उत्पादन के दायरे में रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि यह कंपनी घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के साथ विश्व बाजार में भी के लिए भी अधिक कारोबारी संभावनाओं की तलाश करेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि 30, 20 और 50 के फार्मूले पर आ सकता है 12वीं का रिजल्ट। अब इसमें जो फार्मूला सुझाया जा रहा था, क्योंकि कई आपत्तियां जताई गई थी कि आपने प्रमोट तो कर दिया लेकिन नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उनको भी एवरेज मार्किंग होगी और जो एक साधारण छात्र होते हैं उनको भी उसी हिसाब से मार्किंग होगी। तो इस पर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने ये सुझाव दिया है और देश भर से भी गार्जियंस से, पेरेंट्स से सुझाव मांगे गए थे। तो उस पर सुझाव के बाद जो एक परिणाम, फिल्टर परिणाम निकल कर आया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 10वीं, जैसे स्टूडेंट के 10वीं में के जो अंक थे उसको 30% वेटेज दिया जाएगा, 11वीं में 20% वेटेज दिया जाएगा और 12वीं में 50% वेटेज दिया जाएगा। ऐसा क्यों दिया जाएगा? 10वीं में ये कहा गया है कि लड़के उतना सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए 30% इनको कवर किया जाएगा। 11वीं में जब ये बताया गया है कि इसमें सेक्शन चेंज होता है, मतलब कि सब्जेक्ट चेंज होते हैं, साइंस साइड हो जाता है, कुछ लोग बायो ले लेते हैं, कुछ लोग मैथ ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, तो उसको समझने के लिए छात्रों को समय लगता है और कई लोग कॉलेज भी चेंज करते हैं 10th के बाद। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए
ही 11th में सिर्फ 20% नंबर लिए जाएंगे। और 12वीं में ये कहा गया है कि स्टूडेंट पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं, समझ बढ़ जाती है, क्योंकि 11वीं में वो 12वीं को लेकर चिंतित होते हैं या फिर आईआईटी के फाउंडेशन कोर्स करते होते हैं। तो इन सब के बीच 11वीं को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है और 12वीं में इसलिए वेटेज दिया गया है क्योंकि जो छात्र होते हैं वो समझ चुके होते हैं कि 12वीं का महत्व क्या है, उसके बाद उन्हें क्या करना है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी कराए जाते हैं जो मंथली या फिर 3 महीने पर जो एग्ज़ाम होते हैं उन सबको मिलाकर इसमें 50% इसका वेटेज लिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए बिना परीक्षा के लिए 12वीं का परिणाम जारी करना बड़ी चुनौती है। बोर्ड ने इसके लिए 13 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जो 17 जून को मूल्यांकन के लिए अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कमेटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 12वीं का परिणाम जारी करने से पहले 15% अंकों के लिए एक और आंतरिक मूल्यांकन हो सकता है, ताकि जो छात्र किसी कारणवश 12वीं की प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बेहतर नहीं कर पाए हैं पर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर रहे थे, उनको इसका लाभ मिल सके। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस मूल्यांकन का आधार क्या होगा। 12वीं के परिणाम जारी करने के लिए सीबीएसई 30-20-50 के फार्मूले के आधार पर मूल्यांकन कर सकता है। कोरोना महामारी के चलते कई स्कूलों ने प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराई थी। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन ही प्रायोगिक परीक्षाएं कराकर अंक 28 जून तक अपलोड करने को कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि फिर लागू होगी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि। स्विट्जरलैंड में 2 सत्रों में करीब 3.5 घंटे हुई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से वार्ता कई मायनों में लाभदायक रही। दोनों देश परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। इससे दुनिया से परमाणु हथियारों का खतरा कम होगा। दोनों देश संबंध सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए एक दूसरे के देशों में राजदूतों की पुनः नियुक्ति भी करेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन समेत कई मसलों पर रूसी रुख के विरोध में अप्रैल में अपने राजदूत को मॉस्को से बुला लिया था। बाद में रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां से यानी अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। 18वीं सदी के लॉ ग्रेजे मेंशन में हुई दोनों ताकतवर नेताओं की वार्ता के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन मीडिया के सामने पहले आए। उन्होंने वार्ता को फलदायी, ठोस और मौलिक बताया, लेकिन पुतिन को यह खला कि बाइडेन ने उन्हें अपने कार्यालय यानी कि व्हाइट हाउस में आमंत्रित क्यों नहीं किया। बाइडेन को भी क्रेमलिन आने का न्योता नहीं दिया गया। पुतिन ने बताया कि बाइडेन ने उनकी यूक्रेन के मुद्दे पर बात हुई है। यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने के मसले पर पुतिन ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि दोनों देश मिलकर साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कार्य करेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो इस समय काफी मुद्दा बनता जा रहा है कि नवजात बछड़े के ब्लड सीरम से नहीं बनी है कोवैक्सीन। देखिए, एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये अफवाह फैलाई जा रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। उसे चीन से निकले कोरोना वायरस से देश के लोगों को बचाने की मुश्किल चुनौती के साथ ही इस महामारी के खिलाफ सुरक्षा कवच माने जा रहे टीके के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से भी निपटना पड़ रहा है। इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों तेजी से एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े के ब्लड सीरम का इस्तेमाल किया गया है। सरकार के साथ ही वैक्सीन उत्पादक कंपनी भारत बायोटेक ने भी ऐसी पोस्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। नेक्स्ट है कोविडशील्ड डोज के अंतराल की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोरोना संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि भारत कोविडशील्ड टीके की डोज के अंतराल की समीक्षा करेगा और सामने आ रहे नए आंकड़ों के आधार पर उचित कदम उठाएगा। कोरोना महामारी और टीकाकरण संबंधी स्थिति को बहुत परिवर्तनशील बताते हुए अरोड़ा ने कहा कि आंशिक टीकाकरण बनाम पूर्ण टीकाकरण के प्रभाव के बारे में सामने आ रही रिपोर्ट पर भी विचार किया जा रहा है। अरोड़ा ने कहा कि कोविडशील्ड की 2 डोज के बीच अंतराल को 4-6 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने का फैसला वैज्ञानिक आधार पर किया गया था। हिंद प्रशांत व दक्षिण चीन सागर में मुक्त आवाजाही की हिमायत।
इस पर चीन हमेशा से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता रहा है। इसी को लेकर क्वाड की जो अभी गठबंधन हुआ है, क्वाड का एक समूह निकल कर आया है सामने, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इस पर भी चीन ने आपत्ति जताई है। तो उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़ कि भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में मुक्त आवाजाही की एक बार फिर जमकर पैरोकारी करते हुए परोक्ष रूप से चीन पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री इलाके में रूल आधारित ऑर्डर कर पालन करते हुए इन समुद्री क्षेत्रों में संघर्ष के बजाय मुक्त आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता के भारत के रुख को दोहराया है। आसियान और उसके साझीदार देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ का दक्षिण चीन सागर का मुद्दा उठाना स्वाभाविक रूप से चीन को एक स्पष्ट संदेश है। विशेषकर पूर्वी लद्दाख में बीते एक साल से अधिक समय से चीन की LAC पर जारी आक्रामक सैन्य गतिविधियों के चलते कायम गतिरोध को देखते हुए रक्षा मंत्री का आसियान के मंच पर चीन को घेरने के अपने रणनीतिक मायने हैं। आसियान प्लस देशों के रक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में अपने संबोधन के दौरान बुधवार को रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित मुक्त आवाजाही का पुरजोर हिमायती है। इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ का नुकसान। कोरोना की दूसरी लहर से देश की इकोनॉमी को चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 2 लाख करोड़ की चपत लग चुकी है। यह नुकसान स्थानीय व राज्य स्तरीय लॉकडाउन से मांग पर विपरीत असर से हुआ है। यह आकलन भारतीय रिजर्व बैंक का है, जिसने देश की इकोनॉमी पर बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कोरोना महामारी के दूरगामी असर की विस्तृत समीक्षा की है। RBI ने कहा है कि कोरोना रोधी वैक्सीन बड़ी खोज है, लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन से इस महामारी से बचाव नहीं हो सकता है। हमें कोरोना के साथ जीतने की आदत डालनी होगी। साथ ही सरकारों को हेल्थ केयर व लॉजिस्टिक्स में भारी निवेश करने को प्राथमिकता देनी होगी। रिपोर्ट में इस बात का भी संकेत है कि महंगाई की चिंता अभी केंद्रीय बैंक के समक्ष बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद ब्याज दरों को लेकर सख्ती नहीं किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर को 10.5% से घटाकर 9.5% करने से इकोनॉमी को अब तक 2 लाख करोड़ का नुकसान होता दिख रहा है। यह नुकसान ग्रामीण व छोटे शहरों में मांग प्रस्तावित होने की वजह से मुख्य तौर पर हो रहा है। यह बात भी मानी गई है कि पिछले साल के राष्ट्रीय लॉकडाउन के मुकाबले इस साल नुकसान कम है। टेक कंपनियां भारत में करें निवेश, यह स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोरोना संकट के बावजूद पिछले वर्ष भारत में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक कंपनियों को भारत में प्रतिभा, बाजार, पूंजी, इकोसिस्टम और उदारवादी संस्कृति के आधार पर निवेश का फैसला करना चाहिए। पेरिस में आयोजित विवाटेक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की तकनीकी क्षमता व उदारवादी आर्थिक नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि सरकार तकनीक के माध्यम से किस तरह कोरोना महामारी से लड़ रही है। विवाटेक समिट को यूरोप में तकनीकी व स्टार्टअप मामले में सबसे प्रतिष्ठित सम्मेलन माना जाता है। जलवायु के अनुरूप खेती नहीं तो बदली तो होगा बड़ा नुकसान। अगर कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खुद में बदलाव नहीं किया गया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। इसके मद्देनजर सरकार को कुछ और बड़े अहम कदम उठाने होंगे, जिसके लिए कई उपायों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से कॉर्पिंग पैटर्न बदलने की तत्काल जरूरत है, लेकिन यह तभी संभव है जब किसानों को बेहतर लाभ वाले विकल्प मुहैया कराए जाएंगे। ज्यादातर खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन से जमीन की उर्वरकता घट रही है। इससे उत्पादकता पर विपरीत असर पड़ने लगा है। हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए किसानों के समक्ष कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके नतीजे भी उत्साहजनक मिलने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको पिछले 1-2 वीडियो में बताया गया है। अनिवार्य हॉल मार्किंग 256 जिलों में लागू। कल भी आपने को दैनिक जागरण में ये न्यूज़ थी, क्योंकि कल से ये लागू हुआ था
कि हॉलमार्किंग क्या होती है और यहाँ इसे कहाँ कहाँ लागू किया गया है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि हॉलमार्क जो होता है वो प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाए जाने वाला एक आधिकारिक चिन्ह या मुहर कह सकते हैं, जो उसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। इसके तहत गोल्ड ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS अपने मार्क के द्वारा शुद्धता की गारंटी देता है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि हॉलमार्क अनिवार्य होने के बाद देश में सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी ही बिकेगी। स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का प्राविधान बुधवार को देश भर के 256 जिलों में लागू हो गया। मंगलवार को सरकार ने फैसला किया था कि पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय इस फैसले को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में 246 जिलों में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू होगी। छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए इसमें अलग कर दिया गया है, यानी कि जो 40 लाख से कम का उत्पादन करते हैं। यह जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा कि इससे ग्राहकों को जो गहने में सोने की मात्रा को लेकर संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। सरकार ने इसे 14, 18 और 22 कैरेट के ज्वेलरों के अलावा 20, 23 और 24 कैरेट के सोने की हॉलमार्किंग को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है हमारा, आक्रामक संघवाद की ओर बढ़ता लोकतंत्र, और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार AK शर्मा द्वारा। इसमें जो सेंटर रखा गया है वो है जो ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तनातनी है, उसको इसमें केंद्रित किया गया है। क्योंकि ममता बनर्जी जब से बंगाल का चुनाव जीती हैं, उन्होंने केंद्र सरकार की किसी भी नीति को मानने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कोई मीटिंग बुलाते हैं तो भी उसमें वो या तो लेट पहुँचती हैं या पहुँचती ही नहीं हैं, और पहुँचती भी हैं तो वो बिना किसी वक्तव्य के या फिर सुझाव के माने पहले ही, यानी कि प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं करती हैं और पहले ही मीटिंग छोड़ देती हैं। उसके बाद वो केंद्र सरकार की किसी भी योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने के लिए उत्साहित नहीं दिखती हैं। वो जबकि आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक विरोध में, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है कि भाजपा के जो नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनको प्रताड़ित कह सकते हैं, मारा जा रहा है। कि कुछ लोग असम चले गए हैं, यानी कि दूसरे राज्यों में चले गए हैं। उसके बाद जो राज्यपाल हैं धनखड़ जी, वो भी काफ़ी परेशान हैं। वो कहते हैं कि ममता दीदी उनकी बात नहीं मान रही हैं, ममता दीदी कहती हैं कि वो केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ समय से देश न केवल आज महामारी के दौर में संघीय सरकार और राज्य सरकारों में सहयोग और समन्वय बेहद जरूरी है। शायद बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से ममता आक्रामक हैं, जबकि उन्हें सुशासन और विकास पर ध्यान देना चाहिए। ममता को कांग्रेस और वामपंथ की दुर्दशा से सबक लेना चाहिए, जिन्हें लंबे समय तक बंगाल में शासन करने के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली। आश्चर्य है कि भाजपा बैकफुट पर है, जबकि 2016 के मुकाबले उसे अप्रत्याशित सफलता मिली है। यदि कांग्रेस को ऐसी सफलता मिलती है तो राहुल गांधी संभवतः कांग्रेस अध्यक्ष बन गए होते। जनता विरोधी दल या संघ सरकार के बदला लेना लोकतंत्र में और संघात्मकता के प्रतिकूल है। अन्य राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं जिनका मोदी सरकार से विचारधारा, नीति और कार्यशैली को लेकर मतभेद बना रहता है। अब यहाँ पर एक आया है संघीय सरकार। तो संघीय व्यवस्था क्या होती है, इसे हम देख लेते हैं कि जिसमें शक्ति का विभाजन हो आंशिक रूप से, जैसे केंद्र और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य जब ये विभाजन होता है उसे ही संघीय व्यवस्था कहते हैं। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है, यानी कि जहाँ पर केंद्र और राज्य की शक्तियाँ बांटी जाएं वही संघीय व्यवस्था है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो संघीय जो व्यवस्था होती है वो दो तरीके की होती है, यानी कि दो स्तर पर होती है। पहला, पूरे देश के लिए एक सरकार होती है, और दूसरा राज्य की सरकारें। दुनिया के 56 देशों में यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विगत 7 दशकों में भारतीय संघीय व्यवस्था में 4 महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। इनमें से एक है सहयोगी संघवाद। जब तक केंद्र और राज्यों में
कांग्रेसी सरकारें रहीं तब तक यह चरण प्रभावी रहा। 1967 में कई राज्यों में मिलीजुली और गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और संघीय व्यवस्था में दूसरा संघर्षात्मक चरण प्रारंभ हुआ। आज यदि भाजपा बंगाल में 77 सीटें जीती है तो आखिर वे सभी हैं तो बंगाल के ही, तो फिर ममता द्वारा भाजपा पर बाहरी होने का आरोप कितना उचित है। ऐसे अनेक पहलू हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को सोचना होगा, जिससे संघीय व्यवस्था में सहयोग, समन्वय और स्वस्थ स्पर्धा के फलस्वरूप सशक्त एवं गुणवत्तापूर्ण लोकतंत्र स्थापित हो सके। नेक्स्ट है पत्रकारों के दमन पर आमादा पाक सेना। यहाँ पर पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा पत्रकार यहाँ पर प्रभावित माने जा रहे हैं। कई पत्रकारों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है, कई लोग अब पलायन की स्थिति में हैं। यहाँ यानी कि जो एक अच्छी पत्रकारिता करता है उसके साथ या तो मारपीट की जाती है, अपहरण कर दिया जाता है या फिर हत्या कर दी जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2021, उसमें क्या क्या स्थिति रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। फिर से सुन लीजिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और इसमें टोटल इस बार यानी कि 2021 में 180 देशों को लिया गया है। अब 180 देशों में जो भारत का स्थान है वो है 142वां भारत का स्थान है, जिसे अंक मिले हैं 46.56। ये भारत को अंक मिले हैं। अब हम भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लें तो नेपाल, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है भारत से, 106 नंबर पर नेपाल है। उसके बाद श्रीलंका जो 127 नंबर पर है। उसके बाद है भूटान जो 65वें नंबर पर है। उसके बाद है पाकिस्तान, जिसकी बात इस आर्टिकल में हो रही है, वो भारत से 3 पायदान नीचे है, 145वें नंबर पर। अब देखिए 145वें नंबर पर अगर ये बताया जा रहा है कि पत्रकारों की स्थिति पाकिस्तान में अच्छी नहीं है, तो 142वें नंबर पर भारत की स्थिति पत्रकारों के लिहाज से कैसे अच्छी हो सकती है, ये समझने वाली बात है। तो ये आपको पता चल गया कि 106 नंबर पर नेपाल, 127 पर श्रीलंका, 65 पर भूटान, 145 पे पाकिस्तान, 142 पे भारत। लेकिन पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है नॉर्वे, जो 5वीं बार पहले नंबर पर काबिज है। अब इस आर्टिकल को देखते हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। यहाँ के पत्रकार आए दिन प्रताड़ना और दमन के शिकार बन रहे हैं। पत्रकारों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार करना, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करना आम बात हो गई है। पिछले दिनों यहाँ कई पत्रकार गायब हुए और जान से मारे गए। तो इसमें जो आंकड़े आ रहे हैं कि फ्रीडम नेटवर्क के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में पाकिस्तान में 148 पत्रकारों के साथ मारपीट, अपहरण और हत्या की घटनाएं हुई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा घटनाएं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में देखने को मिली हैं। इमरान सरकार पत्रकारों के दमन की घटनाओं की तरफ से एक तरह आंख मूंदे हुए है। जिस भी मंत्री से भी इसके बारे में सवाल किया जाता है वह जांच जारी कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आज पाकिस्तान में रहकर पत्रकारिता करना और लोगों के सामने सच लाना सिर पर कफन बांधकर चलने के समान हो गया है। यहाँ कब किस पत्रकार को जान से मार दिया जाए कहा नहीं जा सकता है। सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सेना हो या सरकारी विभाग, हर ओर भ्रष्टाचार का आलम है। पाकिस्तान की जनता उसके खिलाफ आवाज भी उठा रही है, तो उसका दमन किया जा रहा है। चूंकि इमरान सरकार सेना की कठपुतली सरकार है, लिहाजा उससे किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं लोकतंत्र के हित में काम करने वाले जितने भी संगठन हैं वे आगे आएं और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी
पाकिस्तान में लोकतंत्र की आवाज दबाने की इन कोशिशों को उजागर करना चाहिए ताकि हिंसा का माहौल थमे। नेक्स्ट आर्टिकल है दुराग्रही ट्विटर। यदि भारत सरकार को इंटरनेट मीडिया ट्विटर को लेकर अपना रवैया सख्त करना पड़ रहा है तो इसके लिए यह सोशल नेटवर्किंग साइट ही जिम्मेदार है। ट्विटर ने अपने चेतावनी जारी किए जाने के बाद भी जिस तरह सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने से इनकार किया, उसके बाद भारत सरकार के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था कि वह इसके इंटरमीडियरी दर्जे को खत्म करने का फैसला करती है। इस फैसले को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बिल्कुल सही कहा कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में रहकर यहाँ के नियम मानने से इनकार करती है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ट्विटर न केवल भारत के नियम कानूनों को मानने से इनकार कर रहा है बल्कि खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडाबरदार के रूप में पेश करके भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो ये बता रहा है कि सब कुछ सही है, हित गोपनीयता का हित रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्विटर किस तरह की शरारत पर उतर आया है इसका उदाहरण है टूलकिट संबंधी भाजपा नेताओं के ट्वीट को छेड़छाड़ कर पेश करने की गई सामग्री के रूप में रेखांकित करना और गाजियाबाद की एक घटना से जुड़ी फर्जी खबर पर मौन साधे रहना। यह अच्छा हुआ कि उसकी इस हरकत पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो ये आज का यानी 17 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।